ईरान में एक बहुत सोफिस्टिकेटेड कलर्ड रेवोल्यूशन करने की कोशिश की गई है, जो कि ज़्यादातर फेल हो गई। देखिए, ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। CIA, मोसाद और MI6 ये सब इसमें शामिल थे, शरीक थे। उन्होंने एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया टू डिरेल द ईरानियन करेंसी। ईरान की करेंसी को डैमेज करने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई। ईरान करेंसी खरीदी गई, फिर दोबारा बेची गई, शॉर्ट सेल करी गई, जिससे कि ईरान की इकॉनमी तबाह हो जाए, ईरान के लोगों को बड़ी किल्लत हो, परेशानी हो, और जो उनका गुस्सा अपनी सरकार पे निकलता है उसे हार्वेस्ट किया जाए एक कलर्ड रेवोल्यूशन करने के लिए। मोसाद इसका लीड एजेंसी थी अलॉन्ग विद CIA, और वो जो कि कुर्दिश लड़ाके हैं उनकी मदद से, जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उनकी मदद से ईरान में बड़ी गफलत और गदर करने की कोशिश कर रहे थे। हैरत की बात यह है कि तुर्की ने टिप ऑफ कर दिया ईरान को। कोई 5,000 कह रहे हैं कुर्द आर्म लड़ाके ईरान के अंदर डालने की प्लानिंग थी। 300 कह रहे हैं कि तुर्की के टिप ऑफ के बाद ईरान ने एम्बुश कर लिए एट द बॉर्डर इटसेल्फ। कितने और मारे या नहीं मारे अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो कुर्दिश जो कार्ड था वो थोड़ा बैकफायर हो गया लगता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, मुल्ला मुनीर को वाशिंगटन बुलाया था, लंच खिलाया था और उसको कह दिया था कि तुम सिस्तान बलूचिस्तान में ईरान के ऊपर गदर गफलत करोगे। पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक मुल्क है जो अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया है और उसने ईरान को नुकसान पहुंचाने का ठेका जिम्मा अपने सर ले लिया है सिस्तान बलूचिस्तान में, बुशेहर के इलाके में। अमेरिकन जहाज़ वहाँ कराची पहुँच गए हैं, बहुत सारी स्मॉल आर्म्स वेपन्स कलाशनिकोव्स के साथ, और पाकिस्तान की SSG को जिम्मा दिया गया था कि इन सारों को वो सिस्तान बलूचिस्तान पहुँचाए, जो कि उसकी कोशिश में लगा है। ईरान कह रहे हैं कि उन्होंने हज़ारों राइफलें पकड़ ली हैं सिस्तान बलूचिस्तान में और दूसरी जगह। इस बार ईरान की इंटेलिजेंस थोड़ी इम्प्रूव्ड लग रही है पिछली बार से, क्योंकि काफ़ी चोट खाई थी उन्होंने जून के महीने में। उस वक़्त जो काफ़ी मोसाद के नेटवर्क्स थे वो अनकवर भी हो गए, बिकॉज खुले में आके उनको कार्रवाई करनी थी, तो कई उनमें से पहचान लिए गए होंगे, पकड़े गए होंगे और भीषण कार्रवाई कहा जाता है उनके खिलाफ की गई है। वट एवर इट इज़, ये जो हालांकि इन्होंने 40 से 50,000 स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे थे ये रिवोल्ट को हवा देने के लिए, आग देने के लिए। लेकिन जो रशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, ये सब लोग, ईरान के लोग, ये अमेरिका की प्लेबुक, CIA की प्लेबुक समझ गए हैं और वो अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं जब भी कलर्ड रेवोल्यूशन का अंदेशा हो। इस बार इज़राइल ने, अमेरिका ने कोई 40 से 50,000 स्टारलिंक के सैटेलाइट भेज दिए थे ईरान के अंदर। जो बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि चीन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट वहां भेजा और ये तमाम स्टारलिंक के टर्मिनल जैम कर दिए। तो जो इनको इंटेलिजेंस की खबरें, कंट्रोल कमांड की रिपोर्टें आ रही थी, ये सब आ रहा था, वो सब जैम कर दिया गया है और ईरान ने, कह रहे हैं, काफ़ी सारे ये पकड़ भी लिए हैं। तो पहली तो इंडिकेशन ये आई, क्योंकि ये टाएं टाएं फिस हो चुकी है, जो अरब मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन वगैरह वगैरह, इन सब ने कह दिया साहब हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, हम अपना फाइटर बेसिस नहीं देंगे, नहीं इस्तेमाल करने देंगे आपको ईरान के बरखिलाफ, सिवाय पाकिस्तान, जो कि उचक के कूदा है। और क्या अंजाम होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। सबसे सिग्निफिकेंट बात, इजराइल ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को कॉल अप किया और कहा कि अभी मत जाओ, कलर्ड रेवोल्यूशन टेक ऑफ नहीं हुई है, ना IRGC का नुकसान हुआ है, ना मिसाइल्स का नुकसान हुआ है, ना आर्मी का नुकसान हुआ है, और
वो उनके मिसाइल से इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। हमको अपनी और पेट्रियट बैटरीज वगैरह चाहिए जो वहां पहुंचा दी गई हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायर करता है, मनूवरेबल मिसाइल फायर करता है, तो फिर पेट्रियट मिसाइल कख नहीं कर सकते। और इजराइल साइज में छोटा है, नुकसान होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इजराइल के लिए। इसके अलावा अब आगे क्या होगा? सबसे सिग्निफिकेंट बात जो हुई है वो है चीन का रिएक्शन। विक्टर गाओ, जो कि चीन की लीडरशिप के बहुत नजदीक माना जाता है, उनका कमेंटेटर, उसने खुली धमकी दी है अमेरिका को कि हम ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नीचे नहीं जाने देंगे, डूबने नहीं देंगे, हम उनके सपोर्ट में आएंगे। क्योंकि देखिए 30% के करीब तेल चीन का ईरान से आता है। बहुत भारी इन्वेस्टमेंट उसने की है, 20-30 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट सस्ते तेल के कर लिए। अब ये वेनेजुला नहीं है जो कि अमेरिका के पिछवाड़े में है, ये ना रूस के पिछवाड़े में है, ना चीन, ना अमेरिका के पिछवाड़े में है, लेकिन सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये ईरान का क्षेत्र, मिडिल ईस्ट का क्षेत्र, क्योंकि दुनिया का ऑयल कॉकपिट ये है। और अगर यहाँ पे ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई तो कोई ऑयल की कीमत सीधी $150 तक जा सकती, जिससे कि दुनिया की इकॉनमी तबाही का कगार पे आ जाएगी, शामिल अमेरिकन इकॉनमी। तो क्या इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? बात ऐसी है कि साहब उनकी करनी काफ़ी कटी है, उनको काफ़ी मुंह की खानी पड़ी है दुनिया के सामने। धाड़ धाड़ के कह रहे थे कि मैं ईरान में तख्ता पलट कर दूंगा, इस रजीम को नहीं छोड़ूंगा, मदद आ रही है, ईरान के लोगों आ रहे हैं हम, वगैरह वगैरह। और उसके बाद आप कख ना करें तो फिर तो अमेरिका की नाक कटेगी, करनी कटेगी। तो मिड टर्म इलेक्शंस आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चीन का भी प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, रूस का भी प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल दिखें कि उनके जो साथी हैं वो पिट गए और वो कुछ नहीं कर सके जवाब में। तो साहब तीनों साइड्स का प्रेस्टीज अब पिटेड हो गया है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई है गल्फ में। कहा जाता है कि अमेरिकन चेयरमैन, जॉइंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि साहब ईरानियन कलर्ड रेवोल्यूशन तो टेक ऑफ नहीं हुई, तो उसके चलते हमारे पास उतना फोर्स लेवल नहीं है। जून में जब अटैक किया था 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप खाड़ी, ईरान की खाड़ी में थे। आज के दिन एक भी नहीं था। और अब जो है अमेरिकन एब्राहम लिंकन सुपर कैरियर जो है, निमिट्स क्लास कैरियर, ये साउथ चाइना सी, चीन के इलाके से निकाल के वहां भेजा गया और चीन इसका फायदा उठाए, ताइवान में छेड़े तो देखने की बात। कहा जा रहा है कि ईरानियन जो है कंटेनर शिप इसको फॉलो करता आ रहा है, शैडो कर रहा है वहां से, साउथ चाइना सी से, और उसके अंदर कहा जा रहा है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स फिटेड हैं। ईरान की 2 सबमरीन्स भी इनकी टोह में आगे पहुंच गई हैं, वो भी कैरियर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे ज़्यादा ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, किंजाल मिसाइल हैं। जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स रिस्ट्रिक्टेड वाटर स्पेसेस में आ जाते हैं, जैसे गल्फ ऑफ हॉर्मुज, जैसे रेड सी वगैरह, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और उनको किंजाल मिसाइल, उनको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, डुबो भी सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बड़ी अजीब सिचुएशन अमेरिका के लिए पैदा कर देगा, क्योंकि फिर तो बिल्कुल प्रेस्टीज का सवाल हो जाएगा और ये कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद कहाँ तक एस्केलेट हो जाता है, कहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ईरान का फलसफा बड़ा सीधा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। 700 मिसाइल फायर करेंगे इजराइल पे, सारे अमेरिकन एयर बेसिस को ध्वस्त कर देंगे, कैरियर को डुबोने की कोशिश करेंगे, गल्फ ऑफ हॉर्मुज को तो ब्लॉक कर ही देंगे
और बहुत ज़्यादा हुआ तो साहब हम जो है एक वो भी फायर कर सकते हैं, डर्टी बॉम्ब। यूरेनियम की कोई कमी नहीं है उनके पास, एनरिच्ड यूरेनियम पार्शली, वो डर्टी बॉम्ब बन जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये कोई भी अगर कार्रवाई यहाँ पे ली जाती है गल्फ में तो बड़ी सोच समझ के लेनी पड़ेगी, फूंक फूंक कर लेनी पड़ेगी। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी में चवन्नी में डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकन जाने गंवाना चाहेंगे। वो तभी मेरे ख्याल ग्रीनलैंड की ज़्यादा बात कर रहे हैं ताकि कोई और फ्रंट खुले और वो तवज्जो हटा सके। और यूरोप तो बड़ी सॉफ्ट टारगेट उनके लिए बन गई है, उन्होंने भी दांत दिखा दिए। तो जितना डोनाल्ड ट्रंप अनर्गल बातें कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, डराने की वार डांस कर रहे हैं, उतना मेरे ख्याल वो अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं, अमेरिकन डिक्लाइन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह का हाल चलता रहा, आप यूनाइटेड नेशंस को खलास करने की कोशिश करो बोर्ड ऑफ पीस से, तो फिर दुनिया साहब इकट्ठे हो जाएगी, बैंड वैगन होना पड़ेगा अमेरिका को रोकने के लिए, अमेरिका की मनमानी रोकने के लिए, अमेरिकन पेट्रो डॉलर की अहमियत ख़त्म करने के लिए। नहीं तो ये जो है खतरा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता ही जाएगा। जय भारत, जय हिंद।